हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के एकेडमी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वह है तदरीस के असूल व तरीके। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सही समय पर मिल पाए, जिससे आप फायदा ले सके। फ्रेंड्स, अगर आप नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल जो है वो प्रोवाइड है, या व्हाट्सएप नंबर जिसमें सिर्फ आप व्हाट्सएप कर सकते हैं वो प्रोवाइड है। आप वहां से कांटेक्ट या संपर्क कर सकते हैं। सही फ्रेंड्स, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। क्या है आज का वीडियो का मकसद? तदरीस के असूल व तरीके के बारे में हम लोग समझते हैं। हम लोग क्या करेंगे आज? हम लोग तदरीस के असूल व तरीके के बारे में जो है आज हम लोग समझेंगे। सही फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि तदरीस के असूल व तरीका क्या है। यानी आप जो है एक दर्जा लेते हैं, एक क्लास लेते हैं, तो उसको कामयाब और नतीजा खेज यानी कामयाबी तक पहुंचाने का जो एक उस्ताद को जिम्मा होता है, उस उस्ताद को जो है कुछ रूल है, उस रूल को अपनाना बहुत जरूरी होता है। यानी एक दर्जा में जितने भी बच्चे, उन सभी बच्चों को कामयाबी तक पहुंचाना एक उस्ताद का जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी के लिए उस उस्ताद को जो है कुछ रूल है, उस रूल को अपनाना जरूरी है। उस रूल के मुताबिक वो उस्ताद एक कामयाब और नतीजा खेज दर्जा निकाल सकते हैं। सही है फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम लोग समझते हैं कि आज के क्लास में हम लोग को किस तरह से और असूल जो तरीके हैं वो क्या क्या है उसके बारे में हम समझते हैं। कामयाब और नतीजा खेज तदरीस के लिए मुअल्लिम को चंद असूलों को अपनाना जरूरी है। मुअल्लिम को क्या है? चंद असूलों को, चंद रूल्स को जो है अपनाना जरूरी है। ये रूल्स मुंदरजा जेल है। ये रूल्स क्या है? मुंदरजा जेल है। नंबर 1, मालूम से नामालूम की तरफ। नंबर 2, आसान से मुश्किल की तरफ। नंबर 3, कुल से जुज की तरफ। नंबर 4, मादी से गैर मादी शय की तरफ। नंबर 5, खास से आम की तरफ। नंबर 6, तज्जिया से तरकीब की जानिब यानी तज्जिया से तरकीब की तरफ। सही फ्रेंड्स, अब समझते हैं कि मालूम से नामालूम की तरफ क्या है, इसका मकसद क्या है। मालूम से नामालूम की तरफ के बारे में समझते हैं। ये तदरीस का फितरी तरीका है। ये तदरीस का जो है अपने आप यानी फितरी तरीका है, अंदरूनी तरीका है। ठीक है, सबक को पढ़ाते वक्त सबसे पहले इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि सबक बच्चों की साबिका मालूमात से मरबूत हो। यानी जिस सबक को आप पढ़ाते हैं वो सबक जो है बच्चों के मालूमात से, बच्चों की जानकारी से मरबूत हो। इससे बच्चे मवाद मजमून को आसानी से समझ सकते हैं। इससे जो है बच्चा जो है मजमून के जो मवाद है उसको आसानी से समझ सकता है। ठीक है, वैसी चीज जिसका साबिका तजर्बात व मुशाहिदात से वाबस्ता ना हो, बच्चों के लिए दिलचस्पी का बायस नहीं होता है। वो सारी चीजें जो बच्चों के तजर्बात यानी साबिका तजर्बात है उससे वाबस्ता ना हो, उससे कोई रास्ता ना हो, उससे कोई वाबस्ता ना हो, तो क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो है दिलचस्पी नहीं होती है, यानी दिलचस्पी का जो है बास नहीं होती है। इसलिए असातिज़ा को चाहिए कि वो सबक की इब्तदा बच्चों की साबिका मालूमात को जहन में रखकर करें। यानी बच्चों की जो है साबिका मालूमात है उसको जहन में रख करके एक उस्ताद को क्लास लेना चाहिए। सही फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम लोग आसान से मुश्किल की तरफ के बारे में समझते हैं कि आसान से मुश्किल क्या है। किसी भी मजमून को पढ़ाते वक्त, किसी भी मजमून को क्या है पढ़ाते वक्त असातिज़ा को चाहिए कि सबक की इब्तदा आसान हिस्से से की जाए और बदरजा मुश्किल की तरफ बढ़ा जाए, क्योंकि आसान चीजें बच्चों को जल्द जहन नशीब हो जाती है और दिलचस्पी बरकरार रहती है। सही है फ्रेंड्स, मजमून के किसी हिस्सा के आसान या मुश्किल होने का फैसला मुअल्लिम अपने मेयार से करें, बल्कि उसका फैसला बच्चों की पसंद, उम्र और जहनी इस्तिताअत की बुनियाद पर किया जाए। यानी जो है एक उस्ताद को जो है आसान से मुश्किल की तरफ जाना है। जब उस्ताद जो है असातिज़ा दर्जा में जाते हैं और मजमून को पढ़ाते हैं तो उस वक्त क्या करना चाहिए कि सबक की इब्तदा जो है आसान ही हिस्सा से, जो आसान हिस्सा है उससे करना चाहिए। उसके बाद बदरजा जो है यानी धीरे धीरे जो है मुश्किल की तरफ बढ़ा जाए, क्योंकि आसान चीजें जो है बच्चों को बहुत ही जल्द यानी जहन नशीब हो जाती है और जो है बच्चों को दिलचस्पी बरकरार रहती है, बच्चों की जो है दिलचस्पी जो है उसमें बरकरार रहती है। सही है, अब जो है उस्ताद को क्या करना चाहिए? मजमून के किसी भी हिस्सा को जो है वो
مشکل یا آسان کی طرف لے سکتا ہے اپنے معیار کے حساب سے. اس سے زیادہ یہ ہے کہ اس فیصلہ کو جو ہے بچوں کی پسند اور جو ہے بچوں کی عمر اور ان کی ذہنی استطاعت، ذہنی حالات، ذہنی استھتی کے حساب سے، ذہنی جو سچویشن ہے اس کا، یعنی مائنڈ کا جو سچویشن ہے اس کے بنیاد پر ہی استاد کو کرنا چاہیے کہ ہم کو کون سا حصہ آسان کی طرف لینا ہے اور کون سا حصہ مشکل کی طرف لینا ہے مضمون کا. صحیح فرینڈس، اب چلتے ہیں ہم لوگ کل سے جز کی طرف کے بارے میں سمجھتے ہیں. کل سے جز کی طرف کے بارے میں اس اصول کے اعتبار سے سبق کو کل کے حساب حسب سے پیش کر کے پھر ان کی اجزاء کی جانی چاہیے. یعنی پہلے بچوں کو مکمل جملے سے آشنا کیا جائے، اس کے بعد لفظ اور حرف کی تعلیم دی جاتی ہے، یعنی کل سے جز کی طرف بڑھا جاتا ہے. آج کل زبان کی تدریس میں پہلے شے کا تصویر ذہن نشی کروا کر آواز کی ادائیگی سکھاتے ہیں، پھر اجزاء کی وضاحت کرتے ہوئے حرف شناسی سکھاتے ہیں. یعنی جو ہے ایک استاد کو جو ہے اس کل سے جز کی طرف کی جو رولز ہے اس کے اعتبار سے کیا کرنا چاہیے، پہلے جو ہے ان کو اجزاء کی جانی چاہیے، کیا کرنی چاہیے، پیش کرنی چاہیے، اجزاء پیش کرنی چاہیے. پھر جو ہے ان کے جو حسب سے پیش کر کے پھر ان کی اجزاء کرنی چاہیے. یعنی پہلے بچوں کو مکمل جملے سے آشنا، مکمل جملے سے روبرو کرانا چاہیے. کیا کرانا چاہیے، پہلے مکمل جملے سے کیا کرنا چاہیے، روبرو کرانا چاہیے. اس کے بعد کیا کریں کہ بچہ کو جو ہے لفظ اور حرف کی تعلیم دی جاتی ہے. کیا اس رولز کے حساب سے بچہ کو پہلے اس مکمل جملے سے روبرو کراتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں، حرف کی تعلیم دیتے ہیں. یعنی کل سے جز کی طرف ہم بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آج کل کے زمانے میں کیا، آج کل کی زبان کی تدریس میں پہلے شے کا ہے تصویر ذہن نشی کروا کر کے آواز ادا کی جاتی ہے. یعنی جو ہے بچہ کو جو ہے پہلے جو ہے شے کا جو ہے، یعنی ہم کو بچہ کو جو سیب کے بارے میں پڑھانا، تو سیب کا جو تصویر ہے، سیب کا تصویر کے بارے میں ان کو ذہن نشی کروا دیں گے. اس کے بعد سیب کی جو آواز ہے اس کو نکلوائیں گے. ایپل جو ہے اس کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ سیب ہے، تو اس کے اندر کیا کریں گے، ذہن نشی یعنی تصویر کا جو ہے ذہن نشی کروا کر کے آواز کی ادائیگی سکھائیں گے. پھر اجزاء کی وضاحت کرتے ہوئے حرف شناسی سکھاتے ہیں. اجزاء کی جو ہے وضاحت کرتے ہیں حرف شناسی سکھانے کے لیے. صحیح فرینڈس. اب چلتے ہیں مادی سے غیر مادی شے کی طرف. ہم لوگ سمجھتے ہیں غیر مادی کیا ہے، مادی سے غیر مادی شے کیا ہے. سبق کو پڑھاتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ سبق کا جو مواد ہے یا معلومات ہے مادی چیزوں سے متعلق ہو. مادی چیزوں سے کیا متعلق ہو، چونکہ بچوں کو ایسی چیزیں بہت جلد ذہن نشی ہو جاتی ہے جو ان کے مشاہدہ اور تجربہ میں آتی ہے اور جن سے وہ واقف ہوتے ہیں. اس طرح سبق کو مادی اشیاء سے غیر مادی اشیاء کی طرف پڑھایا جائے. دوسرے الفاظ میں سبق کو پہلے استقرائی طریقے سے ذہن نشی کر دیا جائے، پھر استخراجی طریقہ اپنایا جائے. کیا کیا جائے، پہلے بچوں کو جو ہے سبق پڑھاتے وقت ہم لوگ کو اس بات سے روبرو ہونا چاہیے، اس بات کا ہم لوگ کا خیال ہونا چاہیے کہ بچہ کو سبق پڑھاتے وقت اس کا جو مواد ہے، اس کا جو معلومات یعنی مادی چیزیں ہیں اس سے متعلق ہو. یعنی بچہ کس چیز کو جانتا ہے اس چیز سے سب سے پہلے متعلق ہو، کیونکہ بچہ جو ایسی چیزیں جو ہے بہت جلد ہی ذہن نشی کر لیتے ہیں اور ان کی جو تجربہ آتی ہے ان میں جو ہے ان کا جو واقف ہے ان سب کے بارے میں ہم لوگ کو پہلے سمجھنا چاہیے. اس طریقہ میں کیا ہوتا ہے کہ مادی سے غیر مادی شے کی طرف کیا ہوتا ہے، بڑھا جاتا ہے. دوسرے الفاظ میں ہم لوگ کہیں گے سبق کو پہلے استقرائی طریقے سے ذہن نشی کر دیا جائے، پھر استخراجی طریقہ اپنایا جائے. صحیح فرینڈس. پہلے ہم لوگ کیا کریں گے، استقرائی طریقے سے ذہن نشی کر دیں گے بچوں کو، اس کے بعد پھر استخراجی طریقے اپنائیں گے. صحیح ہے. اب چلتے ہیں خاص سے عام کی طرف کے بارے میں پڑھتے ہیں. خاص سے کیا، عام کی طرف کے بارے میں پڑھتے ہیں. اس اصول کے تحت معلم کو چاہیے کہ وہ پہلے سبق کے سادہ تصویرات کو سمجھائے اور بدرجہ پیچیدہ تصویرات کی وضاحت کریں. مشکل موضوع کو سمجھانے کے لیے پہلے چند مثالیں دیں، پھر اس کا تجزیہ کر کے بچوں کی مدد سے عام اصول کو اخذ کریں. صحیح ہے. یہ طریقہ استقرائی طریقہ بھی کہلاتی ہے. یعنی کیا ہے کہ خاص سے عام کی طرف کیا ہے، اس اصول کے تحت، اس رول کے تحت معلم کو، استاد کو چاہیے کہ پہلے وہ سبق کی جو سادہ تصویرات ہے، سادہ تصویر ہے اس کو سمجھائے. اس کے بعد دھیرے دھیرے پیچیدہ تصویر کو سمجھائے. یعنی پیچیدہ تصویر کی وضاحت کرنے سے پہلے سادہ تصویر کی طرف اس کو سمجھایا جائے کہ یہ تصویر ہے. اس کے بعد اس کو اس تصویر کا جو پیچیدہ معاملہ ہے، پیچیدہ حالات ہے، اس کے وضاحت کریں. مشکل موضوع کو سمجھانے کے لیے چند مثالیں پہلے کیا کریں، جو مشکل موضوع ہے اس کو سمجھانے کے لیے استاد کو چاہیے کہ چند مثالیں پہلے دیں. یعنی اس موضوع سے ریلیٹڈ، اس موضوع سے متعلق جو ہے پہلے چند مثالیں استاد کو دینا چاہیے.
उसके बाद क्या है, उस मौजू को पढ़ाना चाहिए। तो इस मौजू को क्या कहेंगे हम लोग, इस तरीके पढ़ने का तरीका को भी हम लोग क्या कहते हैं, इस्तक़राई तरीका कहते हैं। यानी पहले मिसाइलें देते हैं, उसके बाद जो है मौजू की तरफ बढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसे कहते हैं इस्तक़राई तरीका। यानी एग्जाम्पल टू रूल की तरफ जब हम चलते हैं तो इसे क्या कहेंगे, इस्तक़राई तरीका। वहीं हम लोग रूल टू एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे, यानी मिसाल से, यानी कवायद से मिसाल की तरफ जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, इस्तख़राजी तरीका कहेंगे। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, तज्जिया से तरकीब की जानिब जो है उसके बारे में समझते हैं। तज्जिया से मुराद किसी कुल की अज्जा को अलग अलग करना है, जबकि तरकीब से मुराद तमाम अज्जा को जोड़कर कुल बनाना है। तरकीब के जरिए एक खास मखसूस शक्ल हासिल होती है। किसी चीज को बारीक मबनी के साथ मुताला करने के लिए उसके मुख्तलिफ अज्जा को समझना और उसकी खुसूसियात को मालूम करना जरूरी है। यानी एक बच्चा जो है किसी कुल अज्जा को अलग अलग करना चाहता है, जबकि तरकीब से मुराद तमाम अज्जा को जोड़कर कुल बनाना होता है। क्या होता है, तमाम अज्जा को जोड़कर क्या करता है, कुल बनाना होता है। तरकीब के जरिए क्या होता है, एक मखसूस एक खास शक्ल हासिल होती है। किसी चीज की बारीकी मबनी के साथ मुताला करने के लिए जो है उसके मुख्तलिफ अज्जा को समझना और उसकी जो खुसूसियात है उन सभी का मालूम करना जरूरी है। सही फ्रेंड्स, अब चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग तदरीस जबान के तरीके के बारे में समझते हैं, पढ़ते हैं क्या है तदरीस जबान के तरीके। जबान और आमूदिश से मुतअल्लिक़ नजरियात ने जबान सीखने के मुख्तलिफ तरीके मरतब किए हैं। इनमें से ज्यादातर तरीकों की तश्कील दूसरी जबान सीखने के लिए की गई है। यानी इन तरीकों में से ज्यादातर तरीका जो है उनकी जो तश्कील है दूसरी जबान सीखने के लिए की गई है। मादी जबान, यानी मादी जबान के हुसूली जिस फितरी तौर पर होती है वैसी ही जमात में उसकी तदरीस भी फितरी माहौल में होती है, लेकिन दीगर जबानों की आमूदिश के लिए माहिर लिसानियात ने मुख्तलिफ तरीकाकार पेश किए हैं। मुख्तलिफ तरीकाकार क्या किए हैं, पेश किए। यहाँ पे पेश है, ये थोड़ा सा अजीब सा लिखा गया है, पेश किए हैं जो मुंदरजा जेल हैं। तो समझते हैं कि वो मुंदरजा जेल क्या है, उसके बारे में समझते हैं। नंबर 1 कवायद यानी तर्जुमे का तरीका यानी रूल का तरीका, ठीक है। नंबर 2 गुफ्तगू का तरीका। नंबर 3 समय लिसानी तरीका। नंबर 4 साइलेंट वे तरीका। नंबर 5 टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। टोटल फिजिकल क्या है, रिस्पॉन्स है। नंबर 6 फितरी तरीका। नंबर 7 रास्त तरीका। नंबर 8 कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग। ये जो 8 तरीके दिए हैं, इन 8 तरीकों के बारे में फ्रेंड्स हम लोग समझते हैं क्या है। जबान के तदरीस जो है, तदरीस जबान के तरीके के जो 8 जो आपको तरीके बताए गए हैं उन तरीकों के बारे में हम लोग समझते हैं क्या क्या है। नंबर 1 में जो कवायद यानी तर्जुमे का जो तरीका है उसके बारे में समझते हैं। कवायद तर्जुमे का तरीका, यह जबान सिखाने का रवायती तरीका है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर एक जबान की मदद से दूसरी जबान सिखाने के लिए किया जाता है। इसमें तर्जुमे की मदद से दूसरी जबान सिखाई जाती है। इसमें तर्जुमे की मदद से क्या करती है, दूसरी जबान सिखाई जाती है, जिससे सिर्फ आमूजगार की लुगत पर पढ़ने और लिखने की सलाहियत ही परवान चढ़ती है। इससे क्या होती है, कवायद के तरीके से क्या होती है कि जो आमोजगार है, जो लर्नर है, जो अधिगम करता है, उसके लिए क्या होती है कि उसकी लुगत यानी उसका जो डिक्शनरी है उसमें पढ़ने और जो लिखने की सलाहियत है वही परवान चढ़ती है। डिक्शनरी में पढ़ने लिखने की जो क्षमता है, जो सलाहियत है, उन पर ही वो सलाहियत परवान चढ़ती है। लेकिन क्या होता है, सुनने और बोलने की सलाहियत क्या होती है, इसमें दबी रह जाती है। कवायद तर्जुमा का तरीका में क्या होता है, सुनने और बोलने की सलाहियत जो है दबी रह जाती है। इस तरीके का इस्तेमाल पहली जबान यानी मादरी जबान की मदद से दूसरी जबान यानी हर्फ जबान सिखाने के लिए किया जाता है। इस तरीके का जबान किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, पहली जबान यानी मादरी जबान की मदद से जो है दूसरी जबान यानी हर्फ जबान सिखाने के लिए किया जाता है। अब समझते हैं हम लोग फ्रेंड्स गुफ्तगू का तरीका क्या है, उसके बारे में समझते हैं। गुफ्तगू का तरीका, जबान सिखाने का यह तरीका काफी कारगर माना जाता है। इसमें जबान सिखाने का आगाज दूसरी जबान में गुफ्तगू करके किया जाता है। यानी गुफ्तगू का तरीका जो है, जबान सिखाने का ये जो तरीका है काफी कारगर माना जाता है। गुफ्तगू का तरीका को जबान सिखाने के लिए काफी कारगर माना जाता है। इसमें जबान सीखने का आगाज जो है, जबान सीखने का जो आगाज होता है दूसरी जबान में गुफ्तगू करके किया जाता है। इसमें मुअल्लिम बातचीत के मौजू का तयन करता है। इसमें मुअल्लिम जो है बातचीत के मौजू का क्या करता है, तयन करता है। जैसे रेलवे स्टेशन पर, शॉपिंग मॉल में, पोस्ट ऑफिस में, नौकरी के लिए वगैरह वगैरह, इन सब चीजों में, ठीक है।
अब समझते हैं रास्त का तरीका क्या है, उसके बारे में समझते हैं। रास्त का तरीका, इस तरीका के तहत दूसरी जबान सिखाने के लिए किसी जबान की मदद नहीं ली जाती है। इस तरीका के तहत जो दूसरी जबान सिखाने के लिए किसी भी जबान की मदद नहीं ली जाती है और आमोजगार को सीधे ही जबान सिखाई जाती है। यानी लर्नर को जो है, अधिगमकर्ता को सीधे तौर पर क्या करता है, आवाज यानी जबान सिखाई जाती है। हत्फे जबान में गुफ्तगू की जाती है, जैसे बच्चे को कलम दिखाकर कहना है, लेकिन जो ठोस चीजें हैं उसके लिए उस तरीका का इस्तेमाल किया जा सकता है। मुजर्रद तस्वीरात को सिखाना बहुत मुश्किल होता है। मुजर्रद जो तस्वीरात है उसको सिखाना उस तरीके से बहुत मुश्किल है। यह तरीका पहली जबान मादरी जबान की आमोदिश के लिए मुफीद है, यानी फायदेमंद है। ये तरीका जो है, रास्त का तरीका जो है, मादरी जबान में आमोदिश के लिए जो है वो मुफीद है, फायदा है। ठीक है, समय लिसानी के तरीके के बारे में समझते हैं फ्रेंड्स। इस तरीका के तहत बातचीत और मकालमों के जरिया जबान सिखाई जाती है। क्या करी जाती है, जबान सिखाई जाती है। इस तरीका में मुअल्लिम किसी इक्तिबास को आवाज बुलंद पढ़ता है या टैप रिकॉर्डर की मदद से सुनाता है, फिर तलबा की हुसूल याबी की जांच करता है। इस तरीका में समाअत का अहम किरदार है। इसमें चारों किस्म की महारतें, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना फरोग पाती है। यानी समय लिसानी तरीका में क्या करता है, इस तरीका के तहत जो है बातचीत और मकालमों के जरिए सिखाई जाती है जबान। ठीक है, इस तरीका में मुअल्लिस किसी भी इक्तिबास, किसी भी सबक को बाआवाज बुलंद पढ़ता है, या फिर वो ये करते हैं कि टेप रिकॉर्डर की मदद से उसे सभी बच्चों को सुनाता है। तो क्या होता है कि तलबा की जो हुसूल याबी की जो है जांच हो जाता है। इस तरीका में समाअत का अहम किरदार हो जाता है, सुनने का जो किरदार है वो अहम हो जाता है। इसमें चारों किस्म की महारतें शामिल हो जाती है। क्या होती है, चारों किस्म की जो महारतें हमारे हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग जो है, ये सभी क्या है, फरोग पाती है। सही फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम लोग साइलेंट वे का जो तरीका उसके बारे में समझते हैं। साइलेंट वे का तरीका, इस तरीका में मुअल्लिम का रोल एक मुआविन और वसीला का होता है। इस तरीका में मुअल्लिम का जो रोल है एक मुआविन और वसीला का होता है, जो आमोजगार की जरूरियात की तशफ़ी का काम करता है। इससे मुअल्लिम मुतहर्रिक और खामोश रहता है और ज्यादातर आमोजगारों के दरमियान बातचीत को फरोग दिया जाता है। क्या किया जाता है, ज्यादातर आमोजगारों के दरमियान क्या होता है, बातचीत को क्या करते हैं, साइलेंट वे तरीका से फरोग देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स के तरफ। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स के तरफ हम चलते हैं। इस तरीका की खोज माहिर नफ्सियात यानी जिन्स एशर ने कि उनके मुताबिक आमोजिश के लिए तलबा का जिस्मानी और जहनी तौर पर शामिल होना जरूरी है। यानी टोटल फिजिकल में एक स्टूडेंट को, एक तालिबे इल्म को या एक छात्र को जिस्मानी और जहनी तौर पर एक्टिव रहना, शामिल होना बहुत जरूरी है, तब जाकर के वो जबान यानी इसके मुताबिक आमोजिश यानी लर्निंग कर सकता है। अदरवाइज जो है वो लर्निंग या अधिगम नहीं कर पाएगा। जब वो जिस्मानी और जहनी तौर पर एक्टिव या शामिल ना हो, उस सूरत हाल में क्या होता है कि वो चीजों के ऊपर जो है अपने आप को एक्टिव यानी बहुत ज्यादा आकर्षित नहीं कर पाता है, तो वो इस चीज को नहीं समझ पाता है। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स का यही जिम्मा है। फितरी तरीका के बारे में समझते हैं कि फितरी तरीका क्या है। इस तरीका की इजाद ट्रेसी टिरियल ने की। यह तरीका करके सीखने पर मबनी, यह तरीका जो है करके सीखने पर, यानी किसी भी चीज को करके सीखने पर मबनी है। इस मरकज में मुअल्लिम या किताबें ना होकर तालिबे इल्म उस तरीका का नजरिया तालिबे इल्म गलती करके सीखता है। सही फ्रेंड्स, जो फितरी तरीका है, इस तरीका को जो इजाद, इस तरीका की जो इजाद ट्रेसी टिरियल ने की, यह तरीका करके यानी किसी भी चीज को आप करके यानी डू करके लर्न कर सकते हैं। डू एंड लर्न करके आप सीख सकते हैं। जब आप किसी भी चीज को करते हैं, उस पर मतलब महारत हासिल करते हैं, तो उस पर क्या है, सीखने की मबनी है। इसके मरकज में मुअल्लिम या किताबें ना होकर के, यानी जो है फितरी तरीका में क्या होता है कि उस्ताद और किताबें ना होकर के तालिबे इल्म खुद होता है। और इस तरीका में क्या होता है, तालिबे इल्म गलती करके सीखता है। यानी आप किसी चीज को सीखते हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल की तरह कंप्यूटर को खुद से सीखना चाहते हैं चलाने के लिए, तो आप इंटरनेट की मदद से कंप्यूटर को चलाना बहुत आसान तरीके से सीख सकते हैं, चाहे तो आप, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, कोई सीमा नहीं होता है, कब चाहे कब इंसान सीख सकता है, कभी भी। सही फ्रेंड, तो आप कंप्यूटर को अगर सीखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि इंटरनेट आपको चलाना आता हो, तो आप इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के जरिए कंप्यूटर को सीखेंगे। अब जो है इसमें आप जो गलतियां करेंगे, उन सभी गलतियों का जो खुद ही सुधार करेंगे, तो आप क्या है, इस तरीके में फितरी तरीका हो जाएगा आपके लिए। ठीक है,
آپ سمجھتے ہیں کمیونٹی لینگویج لرننگ کے بارے میں. کمیونٹی لینگویج لرننگ کیا ہے؟ کمیونٹی لینگویج لرننگ اس طریقہ معلم کا رول ایک مشیر کا ہوتا ہے. آموزگار پر زبان سیکھنے کی خود مختاری کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. اظہار خیال، احتجاج جیسے موضوعات کا طالب علم زبان اول میں فراہم کرتا ہے، اس طریقہ میں آموزگار خود طے کرتے ہیں کہ انہیں کیا سیکھنا ہے. کمیونٹی لینگویج میں جو ہے، کمیونٹی لینگویج لرننگ میں جو ہے معلم کا رول جو ہے، معلم کا جو رول ہے وہ ایک مشیر کے طرف ہوتا ہے. آموزگار پر زبان سیکھنے کی جو خود مختاری ہے وہ ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. وہ جو ہے اظہار خیال، احتجاج ہے جیسے موضوعات کا طالب علم زبان اول میں فراہم کرتا ہے. اس طریقہ میں آموزگار خود طے کرتے ہیں کہ انہیں کیا سیکھنا چاہیے. یعنی لرنر جو ہے، ادھگم کرتا جو ہے، خود طے کرتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ہے کمیونٹی لینگویج لرننگ. فرینڈس اب سمجھتے ہیں اوپر سے نیچے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. اس طریقہ میں آموزگار زبان کے معنی جاننے کے لیے سابقہ معلومات کا استعمال کرتا ہے. یعنی بچہ جو ہے، ایک اسٹوڈنٹ جو ہے، اوپر سے نیچے طریقہ میں کیا کرتا ہے، آموزگار جو ہے، لرنر جو ہے ادھگم کرتا ہے، زبان کے معنی جاننے کے لیے سابقہ معلومات کا استعمال کرتا ہے. یعنی اوپر سے نیچے کا معاملہ ہے اس کا. ٹھیک ہے، نیچے سے اوپر کا طریقہ کے بارے میں سمجھتے ہیں. یہ حصہ سے مکمل طرف منتقل ہوتا ہے. حصہ سے کیا، مکمل کی طرف. یعنی یہ حصہ سے جو ہے مکمل کی طرف منتقل ہوتا ہے. اس میں پہلے حروف تہجی، پھر الفاظ، اس کے بعد کہانی، آخر میں نظم کی تدریس دی جاتی ہے. نیچے سے اوپر کا جو طریقہ ہے لرنر کے لیے جو ادھگم کرتا ہے، اس کے حصے میں وہ جو ہے حصہ سے مکمل کی طرف سے منتقل ہوتا ہے. مکمل کی طرف، حصہ سے مکمل کی طرف، یعنی ایک پارٹ سے کیا ہوتا ہے، کمپلیٹ کی طرف وہ جو ہے ٹرانسفر ہوتا ہے. ایک پارٹ سے کمپلیٹ کی طرف کیا ہوتا ہے، وہ ٹرانسفر ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہے، پہلے حروف تہجی، پھر الفاظ، اس کے بعد کہانی، اور آخر میں کیا ہوتا ہے، وہ نظم کی تدریس دی جاتی ہے. تو اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں، نیچے سے اوپر کا طریقہ کہتے ہیں. تو فرینڈس ہم لوگوں نے آج جو ہے زبان کے تدریس کے رولز کے بارے میں پڑھے اور سمجھے کہ کس طرح سے ایک استاذ کو درجہ لینا چاہیے اور کس طرح سے وہ ایک نتیجہ اور کامیاب خیز درجہ نکال سکتے ہیں. تو فرینڈس اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ ایک لائک اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا. اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے تو اس کنفیوژن کو ہمارے کمنٹ کے مادھیم سے ضرور ہمیں بتائیے گا. میں اس کنفیوژن کو آپ کو بتانے کے لیے کوشش کروں گا. اس کا جو مسائل ہے، جو بھی حل ہے، اس کو میں نکالنے کے لیے کوشش کروں گا. تو فرینڈس آپ سبھی ساتھیوں کا یہاں تک بنے رہنے کے لیے بہت بہت شکریہ. دھنیہ واد.